हर बार की तरह इस बार भी वही हुआ कि जब कोई ठोकर लगी यानी कोई घटना हुई, इतनी दुखद घटना हुई, तो उसके बाद सरकार नींद से जग रही है। उससे पहले क्या कर रही थी? यानी 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हाल हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है। मतलब 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, किसकी वजह से? पानी की वजह से। और पानी वहां से निकला नहीं। मात्र 10-12 मिनट की बारिश है वो। अगर आप वहां जाओगे, क्योंकि मैं भी वहां जाता था, तो मैंने देखा है कि 10-12 मिनट की अगर बारिश हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई है वहां पे। सारी सड़कों पे पानी भर जाता है। और इवन जो मान लो बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, या कार वाले जा रहे हैं, तो गड्ढा होता है, पॉट होल्स हैं, पता ही नहीं चलता पानी के अंदर कहाँ पे आप गड्ढे में चले जाओगे। तो जो टू व्हीलर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है ये। और 10-12 मिनट की बारिश में वहां इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि आप चल नहीं सकते हो। वहां पे जो ई रिक्शा वगैरह भी चलते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि जाएंगे कैसे? पूरा रास्ता तो दिखता नहीं है बिल्कुल भी। और वहां पे सिचुएशन इतनी खराब है कि जैसे आपने देखा कि थोड़ी सी देर की बारिश में कितना ज्यादा वहां पे सैलाब आ गया, और इवन बेसमेंट में पानी चला गया। राउज आईएस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, पहले वाजीराम में जो बड़ा बाजार रोड है ना, वहां पे वाजीराम है कॉर्नर पे, उसके बाद एक और बिल्डिंग है जिसमें बायजूस वगैरह है, और उसके बाद एक न्यू बिल्डिंग बनी थी राउज आईएस की, उसी में है ये राउज आईएस। और उसके नीचे लाइब्रेरी बना रखी थी बेसमेंट में। बेसमेंट में 100-150 बच्चे जितने भी होते हैं लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। ठीक है, उतनी कैपेसिटी की थी। हालांकि इसकी परमिशन नहीं मिली है, उस पर आगे बात करेंगे। बट वहां पे जब बैठे थे तो एक तो बेसमेंट में है, तो पानी जब भर जाएगा, उसे ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं वहां पे, ड्रेनेज के लिए रास्ता है ही नहीं, पानी जाएगा कहाँ पे? नाली सीवर जितने भी हैं सब तो भरे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें सीमेंट भर भर के जाम कर दिया है। और जो होने चाहिए थे वहां पे, सीवर होने चाहिए, वो प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं रहे, और उन पे कोई चेक भी नहीं रखा जाता। तो उस बेसमेंट के अंदर अगर आपने लाइब्रेरी बना रखी है, और पानी जिस तरीके से नीचे जा रहा है ना, उसमें कैसे कोई बाहर निकलेगा? कुछ बच्चे तो अपनी जान बचा करके बाहर निकल गए, बट 3 लोगों ने वहां पे दम तोड़ दिया, 3 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि ये ऑफिशियल डेटा है कि वहां पे 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बट ऐसा कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि उसने 8 से 9 ऐसे बॉडीज देखी हैं, मतलब कि उन्हें स्ट्रेचर पे लेकर के जा रहे थे और कपड़ा ढक करके। तो अब पता नहीं कि वो देवर स्टिल अलाइव या फिर उनकी डेथ हो चुकी थी, पता नहीं इस बारे में, क्योंकि ऑफिशियल डेटा भी कुछ है नहीं इस बारे में, पता नहीं चला। लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट साथ साथ कुछ आर्टिस्ट हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी विनय सक्सेना यानी दिल्ली के एलजी भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि हम एक प्रॉपर एक्शन लेंगे, और टिकाऊ सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 बुलडोजर भी आ गए हैं, और जहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है ना, उन्हें तोड़ रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रखा है वहाँ पे, और मेंटेनेंस है नहीं, जीरो मेंटेनेंस है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दोगे, तो जो सीवर लाइंस होती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारा, वो ढक जाता है। वो हो नहीं पाता, क्योंकि आप उसी पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर देते हो, जाम हो जाती है नालियाँ, कोई देखने वाला नहीं होता। जब बारिश होती है 2 घंटे की बारिश में, तो आप समझो कि डूब गया पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर। अब पार्टीज क्या कर रही हैं? एक दूसरे पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया उनका, एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, बट एक्शन कौन ले रहा है? एक्शन कोई भी नहीं ले रहा। जो एफआईआर हुई है ना, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर जो करी है, उसमें वैसे नाम तो लिखा गया है, बट यहाँ पे गलती किसकी? एमसीडी ऑफिशियल्स की। एक तो परमिशन उन्हें जो मिली थी वो मिलती है स्टोर की और पार्किंग की। यानी आपको अगर स्टोर हाउस बनाना है, उसमें कुछ सामान वामान रखना था,
या फिर पार्किंग के लिए वो जगह मिलती है, बट लोगों ने वहाँ पे जो बड़े बड़े कोचिंग हब्स हैं ना, उन्होंने वहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी चला रहे हैं। एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, प्लस एग्जिट और एंट्री का एक ही गेट होता है। मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम लूंगा। देखो, जो राउज आईएएस है उसका तो किस्सा आपने सुना अभी कि कैसे बुरी हालत थी। जो वाजीराम की बिल्डिंग है ना, उसके जस्ट पीछे एक बिल्डिंग है, मतलब गेट नंबर तो मुझे पता नहीं, बट मेट्रो स्टेशन के सामने एक बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में क्लासेस होती हैं। और बेसमेंट में करीबन 200 300 बच्चे, वाजीराम का तो आपने बहुत नाम सुना होगा, वाजीराम क्लासेस में करीबन 200 300 से नीचे का तो बैच होता ही नहीं है, करीबन ये 500 बच्चे भी जाते हैं एक एक बैच के अंदर। अगर उसमें कुछ हो जाता है, आग लग जाती है या ऐसी फ्लड की सिचुएशन हो जाती है कि ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है, तो पानी अंदर घुस गया, तो क्या हो। चलो यहाँ तो 100 150 बच्चे थे, अगर मान लो 500 बच्चे होते और अगर ये सिचुएशन होती तो क्या होता, वो तो निकल ही नहीं पाते, स्टैम्पेड और हो जाता और साथ में पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा चुके होते। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अब स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी करी थी, एक स्टूडेंट है जिन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेन करी थी जून के अंदर कि ऐसी फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, और उसने रिमाइंडर भी दिया था 2 बारी, बट फिर भी किसी ने एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। तो इसके रिस्पॉन्सिबल है कौन इन सब चीज़ों के लिए, एमसीडी। एमसीडी में उन लोगों से मीडिया पर्सन्स ने बात करी, वो बिना जवाबदेही निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है। अब कौन करेगा। अब तो चलो ठीक है, बुलडोजर आ गया और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन्हें तोड़ रहे हैं, बट उससे क्या मतलब, अगर किसी की जान जाएगी तब आप एक्शन लोगे, उससे पहले आप कहाँ थे। और यू ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करूं तो उसमें बुरा हाल है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि पटेल नगर के आसपास जो वायर थी, यानी वो नेकेड वायर थी, और पानी, बारिश हो रही थी तो किसी ने खंबे को टच किया एक स्टूडेंट ने, और उसकी वहीं मौके पर डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत किस्से आपने सुने होंगे। टाइम पहले की बात याद कर पाऊं तो आई थिंक मुखर्जी नगर में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी, लोग इवन वहां से ऊपर से ही कूदना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे एग्जिट और एंट्री एक ही है। और इतनी छोटी छोटी जगह में इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बना लेते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन तो है ही नहीं, वेंटिलेशन प्रॉपर तो है नहीं वहां पे, बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं होता। इतने, अगर मान लो बेसमेंट है, अगर आप बेसमेंट में पढ़ा रहे हो, 500 बच्चे आ रहे हैं, तो यानी आपको एसी भी बहुत लगाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है, स्पार्क हो जाता है, तो किस लेवल पे ट्रेजेडी हो सकती है, आप ये सोच के देखो। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ ना, यूपीएससी जो कोचिंग है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री जो है, खास तौर से यूपीएससी की। और उसके बाद एसएससी वगैरह इन गवर्नमेंट एग्जाम्स की आती है। तो यूपीएससी के लिए तो आपको पता है कि फेमस है ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। और जो किस्सा हुआ था एक आग लगने का, वो लक्ष्मी नगर में भी हुआ था। अब लक्ष्मी नगर जाना जाता है कॉमर्स वालों के लिए, जो सीए ये सब बनना चाहते हैं, वहाँ पे भी हब है बहुत बड़ा। तो ओल्ड राजेंद्र नगर यूपीएससी का हब है, यहाँ पे इतने बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। और तो और जिस कंडीशन में वो रहते हैं ना, कि छोटे छोटे कमरे होते हैं, मतलब कि ये समझ लो कि 2 कदम पे है वो कमरा खत्म हो जाएगा, इतना सा कमरा होता है वो, और 2 कदम पे खत्म हो जाएगा। इसके लिए वो 6 6 हज़ार 10 10 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं, और सिक्योरिटी अलग से देनी पड़ती है, एडवांस अलग से देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर इस चीज़ को लेकर के भी, क्योंकि वहाँ पे मनमानी चल रही है, मोनोपोली है। और अगर मैं इनकी बात करूँ, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, बड़े बड़े, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनकी फीस तो बहुत ज़्यादा है। किसी किसी की फीस 2 लाख रुपए है, 2.25 लाख रुपए है। ऑप्शनल की अलग से क्लासेस होती हैं, मतलब 50 हज़ार 60 हज़ार रुपए की। टेस्ट सीरीज़ की 20 20 30 30 हज़ार की होती हैं। और वहाँ पे आप इंस्टीट्यूट देख लो, इंस्टीट्यूट जितने भी है ना, अगर मैं कुछ नामी जामी को छोड़ दूँ, यानी जैसे श्रीराम हो गया, बाईजूस का हो गया, या फिर वाजीराम हो गया, राउस का हो गया, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े जिनके पास इनफ स्पेस है। बट कुछ ऐसे हैं जो गलियों में इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, और इतनी छोटी छोटी गलियों के अंदर लाइब्रेरी बना रखी है, वो भी बेसमेंट के अंदर। उनका क्या मतलब, गलियों में अगर पानी जाएगा, और छोटी सी गली होती है, और उसके अंदर अगर आपने बेसमेंट में वो बना रखी है, वहां पे वेंटिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी जीरो वेंटिलेशन होता है। अगर वहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से या पानी की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, हु इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जितने भी ये ओनर्स होते हैं ना, पैसा तो भरमार है इनके पास, ठीक है, और साथ ही साथ ये अच्छी पोजीशंस पे भी रह चुके हैं, और इनके कनेक्शन भी होते हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत सारे, वो छोड़ करके अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला लेते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में पावर तो बहुत होती है, जान पहचान भी होती है, पॉलिटिकल लेवल पे भी अच्छे कनेक्शंस होते हैं। तो नीचे वाले ऑफिशियल्स को डरा धमका के भी ये ऐसे मैनेज करते हैं। दूसरा, रिश्वत तो है ही, घूसखोरी तो है ही, कि आप पैसा खिलाओ मुंह बंद कराओ। इस हादसे के बाद हमें ये तो पता चल गया कि ड्रेनेज सिस्टम कितना पुअर है दिल्ली का। इवन इंडिया की बात करूंगा मैं, बहुत जगह पे, जैसे बंगलुरु की बात हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, कि वहां पे फ्लड हो गया था। दिल्ली की सिचुएशन बहुत खराब है। इस पे पूरे ड्रेनेज सिस्टम के जो दिल्ली का है उस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में।
और स्टूडेंट्स को आप बोलते हुए, जो उस इंसिडेंट के टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जो सबसे पहले स्टाफ था ना वहाँ का, वही भाग गया था। देखो, सबको अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए सब अपनी जान बचाना चाहते हैं, बट बेचारे स्टूडेंट्स का क्या होगा? वो जो कि कहीं दूर से आए हैं, कोई केरला से आया है, कोई यूपी से आया है, दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, अपना घर बार छोड़ करके आते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनका क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? कोई भी नहीं। और खास तौर से देखो, खाने का सिस्टम बहुत बेकार है वहाँ पे, हालांकि मिल जाता है बट प्राइसेस बहुत धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जो सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, और अगर आप वहाँ रेजिडेंट एरिया देखोगे ना, तो एक तो एग्जॉर्बिटेंट रेंट है, यानी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, रेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। अगर आप गलियों में चले जाओ या फिर जो मेन एरिया है, मेन लेन है, वहाँ पे तो आपको अच्छी खासी लाइटिंग फिर भी मिल जाएगी। बट अगर आप गलियों में चले जाओ या ऐसी जगह चले जाओ, थोड़ा सा अंदर की साइड चले जाओ ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वहाँ पे लाइटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो सेफ्टी जीरो है, अंधेरा रहता है वहाँ पे, कोई लाइटिंग नहीं है। और फिर वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, गाड़ियों की गाड़ियाँ उठा कर ले जाते हैं, चोरी के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो इन सब पे कौन लगाम लगाएगा? दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? जब कोई इंसिडेंट होगा, अभी क्या करेंगे ये कि अभी जो ये फ्लड वाली सिचुएशन हो गई कि ठीक है ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, अभी भी ये ढंग से ड्रेनेज सिस्टम होगा नहीं, थोड़े दिन का शोशा है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जो लोग मरे हैं, जिनकी डेथ हो गई, उनका कुछ नहीं होने वाला, उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। थोड़े दिन का ये है कि एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एसआईटी बैठा देंगे। देखो, हर इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो उसकी जांच करने के लिए कोई एसआईटी बैठा देते हैं, कोई कमेटी बैठा देते हैं, भाई कैसे करना है। अगर मैं दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, तो मास्टर प्लान कब से तैयार है, बट उस पर एक्शन नहीं हो रहा, कभी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, कोई अप्रूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि रेन ज़्यादा हो रही है। भाई आपको नहीं पता कि रेन ज़्यादा होगी? या मतलब आप इतने टाइम से क्लाइमेट चेंज चिल्ला रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि उसमें बारिश भी आती है क्लाइमेट चेंज में, मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना। बट उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिए गए। अभी क्या होगा कि ये सिर्फ फ्लड वाली सिचुएशन जो हाई है इसमें, कि दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ ठीक है एक्शन लिया जाएगा, और जो दिल्ली के बेसमेंट में, यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, लाइब्रेरी चल रही है, उन पे एक्शन लिया जाएगा। थोड़े टाइम का होगा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा ये सब। क्योंकि पहले भी एक रूल आ चुका था, आई थिंक 2020 की बात है, कि बेसमेंट में कोई भी लाइब्रेरी नहीं चलाएगा। बट क्या हुआ, थोड़े दिन बाद फिर स्टार्ट हो गई। इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, इतने बड़े बड़े मालिक हैं, उनकी बात कौन नहीं सुनेगा? ऑफिशियल्स को तो सुनना पड़ेगा। तो इसलिए ये दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी बंद हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद फिर से ये बेसमेंट में आप चले जाना, आपको बहुत सारी लाइब्रेरी खुली हुई मिलेंगी। प्रॉब्लम हम लोगों की ये है कि हम एक होलिस्टिक व्यू देखना नहीं चाहते। हमें प्रॉब्लम दिख रही है, हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जो प्रॉब्लम दे रही है, उसके साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव हमें आउटलुक होना चाहिए, वो नहीं है हमारे अंदर। क्योंकि अगर मैंने कहा कि वहाँ पे चलो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाली बात आ गई कि उन पे लगाम लगानी पड़ेगी, साथ ही साथ ड्रेनेज वाले सिस्टम वाली बात हो गई कि ठीक है उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, जो नालियाँ उन्हें वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है ये नहीं, उन्हें चेक करना पड़ेगा। बट एक बात बताओ, जैसे मैंने उसके साथ ही सेफ्टी का इशू उठाया कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे लाइटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, मोबाइल स्नैचिंग के केसेस आते हैं, गाड़ियों की गाड़ियाँ चुरा लेते हैं, तो उन पे क्या होगा? अब उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। जब वहाँ पे ऐसा कुछ किस्सा हो जाएगा, तब उस पे ध्यान देंगे, इसे भूल जाएंगे। होता यही है कि हम एक प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि दूसरी पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। ये तो सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देखो, ये तो प्रॉपर सिस्टम है, इसे पूरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम के चक्कर में दूसरी को छोड़ दोगे। ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम बड़ी है उसे प्रायोरिटाइज करके उस पर सोल्यूशन लेना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि हम बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। हमें बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं बात करूँ ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में, इनमें से कोई भी ऐसा कोच, यानी क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं तो कोच ही कहूँगा मैं, यानी जितने भी टीचर्स हैं उनमें से कोई भी नहीं आया स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होने के लिए। ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, ठीक है, वो फिर भी बोल रहे हैं, बट जिनके इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, वहाँ कौन जा रहा है, वहाँ उनके साथ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं, क्योंकि सब के सब इसी के अंदर है कि उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। बचेगा कौन? सब एक ही खेत की मूली है ना, क्योंकि सब ने लाइब्रेरीज बना रखी हैं बेसमेंट के अंदर, उनकी क्लासेस भी चलती हैं, तो सबके सब ऐसे ही हैं, तो कौन इसमें अपना पैर डालना चाहेगा? इसलिए सबके सब दूर हैं इस चीज़ से। ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत अच्छी होती है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है जाना ही जाना। ठीक है, माहौल मिलता है लाइब्रेरी में जाकर के, माहौल मिलता है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर लाइब्रेरीज ऐसे हाल में हो ना, तो प्लीज़ मत जाइए। कोई अच्छी लाइब्रेरी जाइए जो बेसमेंट में नहीं है। और तो और अभी जो स्टूडेंट्स की हालत है, जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, वो इतने टाइम से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल आता है, अपनी स्टेटमेंट दे करके चले जाता है, बट एक्शन ज़्यादा कोई अच्छे लेवल पे लिया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो ठोस हो और टिकाऊ सॉल्यूशन हो, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है ना, हमें टेम्पररी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है।
टेम्परेरी में तो आ करके स्टेटमेंट दे देंगे कि हाँ भाई थोड़ी बहुत दीवारें तोड़ देंगे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये हो गया वो हो गया। बाद में क्या होगा, अच्छा खासा अमाउंट चले जाएगा इन ऑफिशियल्स के पास और कुछ नहीं होने वाला। अब आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या वाकई में इन कोचिंग इंडस्ट्रीज़ पे जो लगाम लगाई जा रही है ये लंबे समय तक टिकने वाली है, क्या जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं, या फिर क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, कैसे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप डिफरेंट डिफरेंट क्राइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज मिलेंगे। ये जितना ये जो क्राइम सीन था वहाँ पे उसमें कड़ी सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स भी आ गई है, पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं। मुद्दा वही है कि अंत में होगा क्या। तो हमारे देश में रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए लॉ बने हुए हैं, बट मॉनिटरिंग नहीं है, यानी मॉनिटर नहीं किया जाता हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या इसके लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं।